Hello students, I welcome you once again on your very own YouTube channel Manoj Jangri Classes, and in today's class we are going to discuss a very important topic of CBSE, one of the favorite topic of CBSE जिसको कभी नहीं छोड़ता। स्टेप्स टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप, ये सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। अब आपकी बुक जो है एंड में जाके देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 2019, 20, 18, 17, मतलब लगातार बरसात हो रही है इन क्वेश्चंस की। तो इस टॉपिक को जरूर कीजिए। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लेशनरी गैप। सो वी विल बी डिस्कसिंग इन्फ्लेशनरी गैप इन टुडेज वीडियो, दैट हाउ टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अब पेपर में ये भी आ सकता है कि एक्सेस डिमांड को कैसे ठीक करें। अब ये मत कह देना कि मनोज सर ने एक्सेस डिमांड का तो बताया ही नहीं। इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड दोनों ही ठीक है। नीचे मैंने इसलिए लिखा है मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कैसे करेक्ट किया जाए, या फिर इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को कैसे करेक्ट किया जाए, मतलब दोनों का ही सेम है। दो पॉलिसीज होती हैं। आज की क्लास में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। वैसे इसको दो पॉलिसी से करेक्ट किया जा सकता है। एग्जाम में आजकल स्पेसिफिक पॉइंट्स पूछे जाते हैं ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी कभी किसी टाइम में पूछी जाती थी कि पूरे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, लेकिन आज के टाइम में if a question will come of 6 marks, then 2 points will be taken there। एक नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी, एक नंबर का डायग्राम हो जाएगा, दो दो नंबर की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी पूछी जाती है, या मॉनेटरी पॉलिसी में से कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। और फिस्कल पॉलिसी जो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें आती हैं, एक इनकम और एक एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, यानी कि टैक्स और एक्सपेंडिचर। पैसा आया यानी कि रेवेन्यू से आया, टैक्स से आया। पैसा गया यानी कि गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी नॉट व्हाटएवर, मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। आरबीआई कंट्रोल करता है इसे, जबकि फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो दो यहाँ पर हम इसका सब डिवीजन हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, आपने पहले भी मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा हुआ है ये, कि मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव मेजर्स आ गए हैं और क्वालिटेटिव मेजर्स आ गए हैं। इसके अंदर रेपो रेट, देन बैंक रेट, देन रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लीगल रिजर्व रेशियो व्हिच इंक्लूड्स सीआरआर एंड एसएलआर। On the contrary, we also include qualitative measures or instrument here. The first is basically margin requirement, another one is moral suasion, third one is credit rationing and or rationing. I personally call it rationing. I don't know why, but I just call it credit rationing. Fourth is direct action. तो सारा एक्शन, ड्रामा, ट्रेजेडी, सब कुछ, थ्रिलर, सब सब हर एक चीज की बात करेंगे। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, that how they are useful to correct the situation of excess demand। इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे करेक्ट किया जाता है इन सारे पॉइंट्स की हेल्प से, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करेंगे, सीक्वेंस रहेगा ये। सबसे पहले बात करते हैं बैंक रेट की। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रेट? So let's talk about bank rate. But like commercial banks may take loans to meet their long-term credit needs from the central bank। लंबे टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए जब क्रेडिट रिक्वायर्ड होता है तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। जिस रेट पे लोन दिया जाता है उसको बैंक रेट बोलते हैं। सो द इंटरेस्ट फॉर दीज लोन्स इज कॉल्ड बैंक रेट। जिस रेट पे आप ये लोन देते हैं, लाइक जिस रेट पे आरबीआई गिव्स लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक जिस रेट पे देते हैं उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। लॉन्ग टर्म के लिए है तो बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए है तो रेपो रेट या रीपर्चेज रेट। इन्फ्लेशन में क्या करेंगे? बहुत ही आसान सी बात है। यहां पर जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं, रेट या रेशियो, इस तरह से, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। इंक्रीज जहां जहां है वहां पे इंक्रीज कर दो, जहां इन्फ्लेशन है वहां पे इंक्रीज कर दो, सॉरी, जहां इन्फ्लेशन आएगा इंक्रीज कर दो, इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर दो, डिफ्लेशन में डिक्रीज कर दो। इट्स वेरी सिंपल।
हम कहते हैं भाई कि इकोनॉमिक्स से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता। 50% एफर्ट्स दो, 50% चीजें अपने आप याद हो जाती है। इन्फ्लेशन आप याद कर लीजिए, डिफ्लेशन आपको अपने आप याद हो जाएगा। यकीन ना हो तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। सो द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द बैंक रेट। इन्फ्लेशन का टाइम है, एक्सेस डिमांड का टाइम है, इंक्रीज कर दीजिए। दिस विल डिस्करेज कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अब भैया बैंक रेट जब बढ़ जाएगी तो कौन बढ़ी हुई रेट पर लोन लेना चाहेगा? तो कमर्शियल बैंक्स विल स्टॉप taking loans from the central bank, and their lending capacity, their lending power will decrease. Credit creation का process decrease हो जाएगा, CC, credit creation का process decrease हो जाएगा। They will lend less and charge high rate of interest, और इसकी वजह से वो क्या करेंगे? less lend करेंगे, उधार कम देंगे, खुद का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देंगे। उसकी वजह से क्या होगा? लोग डिस्करेज होंगे लोन वगैरह लेने से, तो मनी सप्लाई विल फॉल, मनी की डिमांड कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा। जब भाई लोन महंगे हो गए, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोग अगर कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं उस पैसे को, तो वो नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो फॉल, एंड इन सच अ वे, इस तरीके से सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप कैन बी करेक्टेड। ऐसा आप जरूर लिखें एंड में, सारी रामायण बताने के बाद में ये जरूर लिखें, इन सच अ वे the situation of excess demand can be corrected. So this is how the situation will be corrected, all of you. In case you are having any problem, write your doubts in the comment section. I do read all the comments and I reply all of them as soon as possible. तो अगर कोई डाउट है लिख दीजिए, बता दीजिए, रनिंग वीडियो में आपका डाउट ले लिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। चलिए अब एक मीनवाइल जब तक आपका कुछ किसी बच्चे का कोई डाउट होता है, एक छोटी सी चीज ले लेते हैं। रेपो रेट और रीपर्चेज रेट होती क्या है? कहता है रेपो रेट और रीपर्चेज रेट इज द रेट एट विच अ बैंक बोरोज मनी। अब यहाँ पर अब बैंक की बात कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक borrows money from Reserve Bank of India. The bank pledges or sells government securities to the RBI for the same. और जब आप वो पैसा वापस कर लेंगे तो आप वापस रीपर्चेज कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज को। सो ऑल्सो दीज लोन्स आर यूजुअली फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 2 वीक्स। 2 हफ्ते के लिए होते हैं ये। हेंस इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म लोन, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म लोन भी बोला जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैंक रेट विद रिस्पेक्ट टू टेन्योर ऑफ लोन ओनली। मतलब सिर्फ टेन्योर के बेसिस पे, इसको पीरियड के बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, अदरवाइज दोनों का मतलब और इंप्लीकेशन सेम टू सेम है। मतलब जिसने बैंक रेट कर ली उसको रेपो रेट बड़े आसानी से याद हो जाएगा। सो रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स टेक लोन्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन दीज लोन्स इज कॉल्ड रेपो रेट। और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रेमेडी, किस तरीके से काम करता है। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है? रेपो रेट विल बी इंक्रीज्ड। रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है। एज आई सेड, इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर दो, द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स विल फॉल। वही क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कम हो जाएगा। दे विल एडवांस लेस लोन्स विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई भी फॉल हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड फॉल हो जाएगा, and excess demand, the situation of excess demand can be corrected in such a manner. इस तरीके से आप एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट कर सकते हैं। रेपो रेट, आई होप सो आपके समझ में आया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इट्स ऑल अबाउट रिवर्स रेपो रेट। अब देखो, अब तक तो आरबीआई ने लोन दिया है, आरबीआई ने लोन दिया है कमर्शियल बैंक्स को, ऑल ऑफ यू। अब जो है कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे रहा, एक्स्ट्रा अमाउंट है। मैं तो कहता हूं इसको कि दे पार्क देयर सेविंग्स विद द आरबीआई। मैं नहीं कहता कि लोन देते हैं, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात कमर्शियल बैंक्स की, जो तुम्हें रेगुलेट कर रहा तुम उसको लोन दोगे, तो मैं थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता हूं उस बात से। तो आई यूज अ डिफरेंट टर्म फॉर दैट। सो व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव सरप्लस फंड्स, जब ज्यादा पैसा है, दे डिपॉजिट देम विद द आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड्स। The RBI offers them a reverse repo rate. तो जो जिस रेट पे वो अपने सरप्लस को पार्क करते हैं आरबीआई के पास, उस रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसको समझ लीजिए, डेफिनेशन है यहाँ पर। इट इज द रेट, ये वो रेट होती है
at which commercial banks park their savings with the RBI. RBI के पास जिस रेट पर अपने सेविंग्स को पार्क करते हैं, that is what we call reverse repo rate. And let's talk about the remedy, the procedure of the remedy. During inflation, reverse repo rate will be increased. इसको भी increase कर दिया जाता है. The commercial banks will lend more money to central bank. अब यहाँ पर होता है कि अगर इंक्रीज कर देंगे ये रेट तो ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएंगे सेंट्रल बैंक, एंड दे विल लेंड लेस टू द पब्लिक, और पब्लिक के पास कम पैसा बचेगा, यानी मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो डिक्रीज, एंड दिस इज हाउ द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड. इस तरीके से सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड को करेक्ट किया जा सकता है. स्टूडेंट्स, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेजर्स या इंस्ट्रूमेंट्स में, वो आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सो इफ आई टॉक अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो ये क्या होता है? सो इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज. दिस इज नॉट सेल, दिस इज सेल, SALE, यस, सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक क्या करता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचता है टू दी कमर्शियल बैंक्स और जनरल पब्लिक, किसी को भी इनमें से और नहीं आएगा, दिस इज एंड जनरल पब्लिक, दोनों में से, मतलब कमर्शियल बैंक खरीद लें, जनरल पब्लिक खरीद लें. और अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हम चाहते हैं कि मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो, तो हम चाहेंगे कि जो मनी फ्लो हो वो मनी का इनफ्लो हो फ्रॉम जनरल पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स टू आरबीआई. पैसा जो है आरबीआई के पास आना चाहिए इन दोनों से. तो यहाँ पर क्या करेंगे? सेंट्रल बैंक विल सेल सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देंगे. तो उससे क्या होगा? टू द जनरल पब्लिक एंड गेट मनी, दे विल गेट द इनफ्लो ऑफ मनी सप्लाई. बेसिकली द आरबीआई विल गेट द मनी सप्लाई. तो यहाँ क्या होगा कि मनी सप्लाई विल डिक्रीज, क्योंकि पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा. जब आपके पास अमाउंट कम होगा, आप ये सिक्योरिटीज खरीद लेंगे. बड़ी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी होती है वैसे ये, टू गेट दी गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, क्योंकि रिस्क बहुत कम होता है. गवर्नमेंट की सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है. जो लोगों के थ्रू, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, जनरल पब्लिक के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा होता है. So aggregate demand will fall and inflationary gap will be reduced, or inflationary gap will be corrected. So ओपन मार्केट ऑपरेशंस की जब हम बात करें यहाँ पर, तो इन सच ए केस सेल करेगा आरबीआई सिक्योरिटीज को, कमर्शियल बैंक्स खरीदेंगे, जनरल पब्लिक खरीदेगी, पैसा कमर्शियल बैंक से आरबीआई के पास जाएगा. पीपल विल बी लेफ्ट विद लीस्ट amount of money. Because of that, money supply will decrease and aggregate demand will also decrease, and ultimately the situation of inflationary gap will be corrected in such a manner. Fifth point आता है हमारे पास legal reserve ratio, which is, you can say, which has two variables, that is CRR and SLR. और इन दोनों को भी इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि रेशो रेट या इस तरीके की चीजें होती हैं. इन्फ्लेशन में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में इंक्रीज कर दीजिए उन्हें, शॉर्टकट है एक तरीके से. दोनों की एक्सप्लेनेशन भी ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर. सो कैश रिजर्व रेशियो की बात कर लेते हैं. इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज which are to be kept by commercial banks with the central bank. मतलब CRR वो होता है, C stands for CRR and C stands for central bank. तो ये आपको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज बेसिकली. और अगर मैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करूं तो S मतलब SLR और S का मतलब सेल्फ, यानी खुद के पास रख लीजिए, कमर्शियल बैंक खुद रखते हैं. So it refers to the minimum percentage of net demand in time liabilities which commercial banks are required to maintain with themselves. अपने पास रखते हैं. अब देखिए एक्सप्लेनेशन दोनों की सेम होगी, चाहे आप SLR की बात करें या CRR की बात करें. कंबाइंडली मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर. टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड या एक्सेस डिमांड, सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस CRR और SLR, इनको बढ़ा देती है. इम्पैक्ट क्या होगा इससे? It reduces the amount of effective cash resources with the cash resources of commercial banks and limits their credit creating power. अब इससे क्या होता है? जो effective cash है जो लोगों के पास या फिर
बैंक के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास, नॉट लोगों के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास वो रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट देयर क्रेडिट क्रिएटिंग पावर also gets reduced and it ultimately helps in reducing credit availability in the economy, money supply भी कम हो जाती है। It further reduces the level of aggregate demand, AD का लेवल कम हो जाता है। इकोनॉमी achieves the full employment level और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक full employment level achieve नहीं हो जाता और the situation of excess demand and inflationary gap is corrected। तो तब तक ये सारे मेजर्स गवर्नमेंट जो है लेती है। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव मेजर्स की, तो क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये होता क्या है? सो बिजनेस एंड ट्रेडर्स गेट क्रेडिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स बेसिकली अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ देयर गुड्स। कुछ सिक्योरिटी देते हैं, उसके बदले में उन्हें लोन मिलता है। बैंक्स नेवर गिव क्रेडिट इक्वल टू द फुल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अगर आप 100 रुपए का गोल्ड दे रहे हैं, कोई सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो आपको लोन जो है 100 रुपए का बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। इट ऑलवेज पेज लेस वैल्यू देन द सिक्योरिटी, तो इससे कम ही दिया जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, आपकी सिक्योरिटी के बीच का और आपके लोन के बीच का, दैट इज व्हाट वी कॉल मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन एडवांस्ड ऑन इट। आप समझ सकते हैं कि दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अ पर्सन गिव्स अ कोलेटरल सिक्योरिटी वर्थ रुपीज, एक सिक्योरिटी देता है 100 रुपए की टू द कमर्शियल बैंक और बैंक उसको 80 रुपए का लोन देता है। तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में 20% का जो गैप है, दैट इज व्हाट वी कॉल मार्जिन रिक्वायरमेंट। और अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के केस में, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि लोन अमाउंट जो है वो लोगों के पास कम आता है, जिसकी वजह से उनकी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है और द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड इन सच अ वे। तो इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ लोन विल बी अवेलेबल विद द पीपल बेसिकली। So in a situation of excess demand leading to inflation, central bank raises margin requirement. This discourages borrowing because it makes people get less credit against their securities। और कहीं ना कहीं अगर वो लोन लेते भी हैं तो एग्रीगेट डिमांड कम ही होती है क्योंकि लोन अमाउंट कम इश्यू होता है। देन हमारे पास आता है क्रेडिट राशनिंग। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, आरबीआई गिव्स डायरेक्शन टू द कमर्शियल बैंक्स नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस and to give more credit for a particular purpose on priority basis। ये आरबीआई डिसाइड करता है। तो आरबीआई क्या करता है यहाँ पर, राशनिंग, इन्फ्लेशन के केस में राशनिंग फॉलो करता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाता है उन सेक्टर्स को जिनको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, जो प्रायोरिटी बेसिस पे होते हैं, और स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के लिए लोन नहीं दिया जाता। तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि एक्सेस डिमांड जो है वाइप आउट हो जाती है अगर आप स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के लिए लोन लेना चाहते हैं। मॉरल सुएशन की गवर्नमेंट कुछ नॉर्म्स फॉलो करती है, रिक्वेस्ट करती है कि भाई ये फॉलो कर लेना पॉलिसीज, ये है ये हो, प्यार मोहब्बत से समझा देती है। तो एक्सेस डिमांड के केस में, इन्फ्लेशन के केस में क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लोन कम से कम दो, ये फॉलो किया जाता है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर आता है डायरेक्ट एक्शन। इसका मतलब ये होता है प्यार मोहब्बत से बात जब ना चले, कोई आपकी गाइडलाइंस फॉलो ना करे, तो वहां पर ये आप देख सकते हैं कि 29 नवंबर 2021 में आरबीआई ने 1 करोड़ का फाइन किया था यूनियन बैंक को। रीजन